नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी। आज आपको रेलवे एनटीपीसी का पिछले बार जो पेपर संपन्न हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पेपर हम कराने जा रहे हैं। इसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चनों को हल कराएंगे। देखिए, पिछले साल के पेपर लगाने से आपको 2-3 फायदे होते हैं। जैसे आपको पेपर का पैटर्न मालूम चलता है, पेपर का लेवल मालूम चलता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको मालूम चलता है। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी का सीवीटी 1 क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इन 100 प्रश्नों में से कम 70 क्वेश्चन को अवश्य सही करने का प्रयास करना होगा। ये हमारा 14 नंबर वीडियो है पिछले साल के सेटों का। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 13 वीडियो कराए हुए हैं, जिसे आप प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2b बराबर 3c के हो तो a रेशियो b रेशियो c का आपको मान निकालना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों में अगर आपको ए बी सी का रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले देखिए, ए के आगे 1 लिखा होगा, बी के आगे 2 लिखा है, सी के आगे 3 लिखा है। तो 1 2 3 का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 1 2 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 से क्या करिए, इन तीनों पदों में भाग कर दीजिए। अगर आप 6 से तीनों पदों में भाग करेंगे तो आएगा a/6 बराबर b/3 बराबर c/2 आएगा। तो a रेशियो b रेशियो c का मान होगा 6:3:2। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है? तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? देखिए, चंद्रयान प्रथम के बाद चंद्रयान 2 को भी प्रक्षेपित किया जा चुका है, इसलिए आपको चंद्रयान 2 को भी याद करना होगा। देखिए, चंद्रयान प्रथम को 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके 11 साल बाद 2019 को चंद्रयान 2 भी प्रक्षेपित किया जा चुका है। किससे प्रक्षेपित किया गया था? जीएसएलवी मार्क 3 से प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। तो दोनों सन आप लोग याद रखिएगा, 2008 से 2019 में लगभग 11 साल लगे चंद्रयान 2 मिशन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 155 के तहत करता है। ये आर्टिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, देखिए पी और क्यू की गति का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। 3 घंटे में क्यू द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, तो पी की गति आपको निकालनी है। देखिए, पी और क्यू गति का अनुपात जो है 2:3 है। हमने मान लिया पी की गति जो है वो 2x है और क्यू की गति आपको 3x दे रखा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्यू की चाल कितनी है? 3x है। दूरी कितनी तय करता है? 360 किलोमीटर तय करता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में तय करता है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मालूम चल जाएगी, तो गति भी हमें मालूम चल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसे भाग करिए, 120 आ जाएगा। फिर से काटेंगे तो आ जाएगा ये 40। तो x बराबर 40 आ गया। अगर x बराबर 40 आ गया तो p की गति कितनी होगी? 40 दूनी 80 किलोमीटर पर घंटा और 40 तियां 120 किलोमीटर पर घंटा क्यू की गति होगी। लेकिन आपसे पूछा है पी की, तो पी का सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। तो चलिए लगाते हुए चलते हैं। आप लोग इसे 1 से मानकर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रेशियो वाले मेथड से बताएंगे। यहाँ पर देखिए जेड लिख लीजिए और यहाँ पर ए लिख लीजिए। इनमें रेशियो का संबंध है। क्या कह रहा है? जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। अगर ए 2 होगा तो जेड कितना होगा? 1 होगा, आधा होगा। लेकिन 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 11:6 हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी गलती की गई है प्रश्न में। वैसे ये प्रश्न को हटा देना चाहिए था, लेकिन हम लोग सुधार के साथ इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ए जो है हमेशा जेड से बड़ा होगा, चाहे अभी की बात करें चाहे 5 वर्ष से बाद की बात करें। लेकिन इसने रेशियो में देखिए जेड को 11 दे दिया और ए को 6 दे दिया, जबकि इसे उल्टा लिखना चाहिए था। ए और जेड की आयु का अनुपात इसे 11:6 लिखना चाहिए था। ए का रेशियो हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, सुधार कर लीजिए, ए से जेड कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग 11 लिखते हैं ए को और 6 लिखते हैं जेड को। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। इसे करने का प्रयास करते हैं, वरना आप लोग इसे कंप्लेन करते हैं तो क्वेश्चन हटा भी दिया जाता। अब हम लोग क्या करिए, यहाँ पर ये 5 वर्ष बाद है, याद रखिएगा। अंतर समान करने का प्रयास करें। रेशियो में क्या करते हैं हम लोग? अंतर को समान करते हैं। यहाँ पर अंतर 1 का है, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर अंतर 5 का है।
तो अगर आपको अंतर समान करना है दोनों के बीच का, तो आप 5 का ऊपर वाले दोनों पदों में मल्टीपल कर दीजिए। अगर आप 5 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा 10। ठीक है, तो अब देखिए अंतर समान हो गया दोनों के बीच का। अब देखिए 5 से 6 हो रहा, कितना आगे बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। और ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद की हम बात करें तो हमारा 1 बराबर 5 की होगा प्रश्न के अनुसार। तो इस समय जेड की वर्तमान आयु होगी 5 25 25 और ए की वर्तमान आयु होगी 50 वर्ष। इस समय की बात करेंगे, लेकिन आपसे 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद जेड हो जाएगा 28 वर्ष का और ए हो जाएगा 53 वर्ष का। आपसे जेड पूछा है तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को इजी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग रेशियो मेथड पढ़े होंगे वही लोग लगा सकते हैं, वरना आप लोग इसे एक से लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, इंटेलसेट। इंटेलसेट जो है कम लागत में पूरे विश्व में कहीं भी उच्च गुणवत्ता युक्त वीडियो और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है। तो उपग्रह सेवा प्रदाता कौन सा है, इंटेलसेट। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर पद ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, श्रृंखला को ध्यान से देखिए। 5 से 11 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। 11 से 19 में 8 बढ़ रहा है, 19 से 29 में 10 बढ़ रहा, तो 6 8 10। नेक्स्ट वाला जो पद बढ़ेगा वो 12 से बढ़ेगा, तो 29 12 कितना होगा, 41 होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, स्पैम। देखिए मालवेयर, फिशिंग और रैंसमवेयर आपके डाटा को किसी न किसी प्रकार से चुराने का प्रयास करते हैं, जबकि स्पैम क्या होता है, एक अनचाहा ईमेल होता है जो भी आपके चाहने के बावजूद भी आपके ईमेल या जीमेल पर आ जाता है, लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचाता है। ये तीनों आपको हानि पहुंचाएंगे, आपके डाटा को या फिर आपके लैपटॉप को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्पैम जो है ये हानि नहीं पहुंचाता है, इसलिए इस समूह से संबंधित नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सही ऑप्शन होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी 1963 से लेकर के 1967 तक यूपी की मुख्यमंत्री थी और पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि पहली महिला दलित मुख्यमंत्री कौन थी। पहली महिला दलित मुख्यमंत्री भारत की कौन थी। यही 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, वेब पेज किसके उपयोग के द्वारा बनाए जाते हैं, HTTP के, URL के, HTML के या फिर FTP के। इसका सही उत्तर होगा HTML के उपयोग द्वारा बनाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये शब्द आपको दिए गए हैं 4 जोड़ों के, उनमें से आपको अलग जोड़ा ज्ञात करना है। जली का समुद्री के साथ बनाया गया है, उभयचर का वायवी का आकाश और स्थली का भूमि के साथ बनाया गया। तो अलग जोड़ा इसमें से कौन सा है, ये आपको डिसाइड करना है। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए उभयचर जो होता है वो स्थल में रहता है, जल में भी रहता है, तो इसे आप वायवी नहीं कह सकते हैं। इसमें आपको लिखना चाहिए था स्थलीय एवं वायवी दोनों, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो अलग जोड़ा है। बाकी आप सभी जानते हैं जलीय जंतु जो होते हैं वो समुद्र में रहते हैं, बिल्कुल सही है। वायवी जो होते हैं आकाश में उड़ते हैं, स्थलीय जो होते हैं भूमि पे रहते हैं, और उभयचर दोनों में रहते हैं, स्थल में रहते हैं और जल में रहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के तौर पर काम किया है, बताइए। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम गृह मंत्री के तौर पर भी काम किया है और प्रथम उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया है। तो सही ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की गई है। देखिए कुछ ही लोग बता पाएंगे, लेकिन जिनको भी आता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में किस आर्टिकल के तहत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक IT फर्म कंपनी है, उसने कुछ मापदंड डिसाइड किए हैं कि इस मापदंड पे आप रहेंगे तो आप छात्रों को चयन कर सकती है, ठीक है। तो ये 3 मापदंड दिए गए हैं, अगर ये 3 मापदंड को आप पालन करेंगे तो आप फर्म में निश्चित तौर पर चयन हो सकते हैं। तो चलिए देखिए ए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए से एक कला शाखा का छात्र है और कंपनी का सिलेक्ट करेगी।
जो विज्ञान शाखा से होगा। देखिए तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी। तो ये विज्ञान शाखा को लेगी, कला शाखा को नहीं लेगी, तो ए वाला नहीं होगा। इसके बाद पी जो है 12वीं में 80%, पी जो है 12वीं में 80% सही है। 10वीं में 90% बिल्कुल सही है, 70 से अधिक है, 90% है। वाणिज्य का अध्ययन करता है तो कला वर्ग वालों को और वाणिज्य को नहीं लेगी, सिर्फ लेना चाहती है विज्ञान शाखा वालों को, तो बी भी गलत हो गया। इसके बाद सी को देखते हैं, 10वीं में 65% और 10वीं मांग रहा है 70%, तो सी वाला गलत हो गया। अब लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं, जी जिसने 10वीं में 75% और 12वीं में 65% और इसके बाद विज्ञान का अध्ययन करता है। देखिए विज्ञान भी है इसके पास में, 65% इंटर में है और 60% मांग रहा था, 75% हाई स्कूल में है, 70% मांग रहा था। तो तीनों कंडीशन इसकी फॉलो हो रही हैं, तो जी जो है उसका ही चयन होगा कंपनी में, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। कि 14 नंबर क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था। आप सभी को मालूम है ओसामा बिन लादेन कौन था, एक आतंकी था जिसने अमेरिका पे अटैक किया था। तो 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के बिलाल शहर में, ये बिलाल शहर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर पाकिस्तान की सैन्य एकेडमी भी थी। तो पाकिस्तान ने जानबूझकर इसे छुपा करके रखा था, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ढूंढ निकाला और फिर उसे मार डाला। तो सही ऑप्शन होगा बिलाल शहर। देखिए कंप्रेंशन आपके सामने आया है, यहाँ पर एक आकृति आपके सामने दिख रही होगी। इस आकृति में आपको 5 गोले दिख रहे हैं, चाय कॉफी के, ठंडे और गर्म पेय के, दूध के। तो 5 गोले दिख रहे हैं, इससे लगभग 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं इन गोलों में से आपसे क्या पूछने का प्रयास किया गया है। देखिए पहला प्रश्न है, थोड़ा जूम करते हैं, आप लोग थोड़ा से ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट तौर पर दिखे। जो चाय कॉफी दूध के अलावा गर्म और ठंडे पेय पीते हैं उन लोगों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो चाय कॉफी दूध को छोड़ दीजिए और गर्म व ठंडे पेय को पीने वाले लोगों को आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार से हमें बार बार ऊपर आना पड़ेगा। देखिए चाय कॉफी और दूध को आपको छोड़ देना, जो इनके गोले होंगे उसमें जो भी आएगा उसे छोड़ दीजिए और गर्म और ठंडे पेय के गोले में से जो भी आपको मिले उसको आपको ले लेना। देखिए 20 जो बाहर लिखा है ये सिर्फ गर्म वाले पेय में आ रहा है, नीचे आपको 10 लिखा मिल रहा है, ये भी आपको गर्म वाले पेय में आ रहा है, और यहाँ पर 5 लिखा मिल रहा है। तो 20 10 30 5 35 ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफी और दूध नहीं पीते हैं, जबकि गर्म पेय और ठंडे पेय पीते हैं। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, कहाँ पर लिखा है 35, लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए फिर से आपको आकृति दी गई है और प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात आपको ज्ञात करना है। वे लोग जो दूध पीते हैं, तो दूध का गोला कहाँ पर है, ये वाला गोला है दूध का। तो इनको गिन लेते हैं, टोटल कितने होंगे, 20 10 30 40 45, 45 लोग दूध वाले हैं, ठीक है। इसके बाद उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं, गर्म पेय का गोला कौन सा है, ये बड़ा वाला है। तो इनमें जो टोटल आप जोड़िए, इस गोले के अंदर जो भी आएगा दूध वाले को भी जोड़िएगा, क्योंकि गर्म पेय तो दूध ही वाले पीते हैं ना, तो 155 बनेगा, ठीक है। इनको जोड़िएगा पूरे गोले को, गर्म पेय वाले को, तो 155 बनेगा और रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 9:31। तो किस ऑप्शन में लिखा है 9/31, लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा है। तो लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन और बचा है 17 नंबर क्वेश्चन इसी कंप्रीहेंशन से, कितने % कुल लोग हैं जो केवल, देखिए केवल ध्यान रखिएगा, केवल में सिर्फ आपको केवल वाले लेने हैं, चाय और कॉफी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है, ठीक है। उनको देखिए जिन्होंने गर्म पेय नहीं पिया है और केवल वाले लेना है चाय कॉफी, तो केवल में 5 आएगा और 10 आएगा। ये बीच वाला 5 जो है वो चाय काफ़ी दोनों वालों को हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कितने लोग जो हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो 15 लोग ऐसे हैं, और लोग को आपको नहीं लेना है क्योंकि और लोग का गोला जो है वो गर्म पेय के अंतर्गत आ गया। और इसने कहा है कि गर्म पेय जो नहीं पीते हैं ऐसे आपको चाय कॉफ़ी वाले लोग लेने हैं, तो ऐसे आपको 15 लोग मिलेंगे। और टोटल की बात करेंगे, टोटल में से आपको परसेंटेज निकालना होगा, तो टोटल की बात करेंगे, टोटल 180 लोग हैं। जितने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है सबको जोड़ लीजिएगा, 180 बनेगा। तो 15/180 गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, लगभग आएगा 8.34%। तो किस ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है, तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो होगा
वो सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक समीकरण दिया गया है। इसको ध्यान से देखिए, इसको हम आपको दो प्रकार से बताएंगे, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप लोग एग्जाम हॉल पे लगाइएगा। यहाँ पर आप पहली तरह से थीटा की वैल्यू अगर पूरे समीकरण में 45 डिग्री रख लें तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मालूम चल जाएगी। रखते हैं, देखिए थीटा अगर आप 45 डिग्री रखेंगे तो कॉसेक थीटा 45 डिग्री का मान होता है √2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 2। और देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री में 1 होता है, तो ये बन जाएगा 2। इसके बाद कॉट थीटा 45 डिग्री जो होता है, कॉट 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, तो 2 2 4 में से 1 जाएंगे, 3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 3 वाले विकल्प को आप सही कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा मेथड देखिए, अगर हम इसका थीटा का मान 45 नहीं रखते हैं तो तब देखिए कैसे इसका उत्तर आएगा। आपने एक समीकरण पढ़ा होगा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों 1 बना लेंगे। और आपको मालूम है टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो बचेगा 2 और 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर से भी 3 उत्तर आएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है, तो अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता होगा ये आपको बताना है। चलिए बनाते हैं। देखिए पद्मा का पिता मतलब पद्मा बना ली यहाँ पर हमने, पिता एक जनरेशन ऊपर होंगे इससे। पद्मा के पिता के पुत्र, पुत्र जो होगा वो इसका भाई होगा। पुत्र की बहन, तो बहन तो ये स्वयं हो गई। अरविंद की माता है मतलब पद्मा का एक लड़का होगा जिसका नाम है अरविंद। ठीक है, अरविंद का पद्मा से पिता से क्या रिश्ता होगा? तो पद्मा का पिता जो होगा इसका दादा लगेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, कैप्चा एक किस प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है? आप जब फॉर्म भरते होंगे तो नीचे आपको कैप्चा कोड लिखा होता है, उस कैप्चा कोड में ऐसे लिखा होता है 13 + 4 को जोड़ करके बताइए कितना हो जाएगा। तो ये कैप्चा कोड आपसे भराया जाता है, या फिर आपको न्यूमेरिक में कोई वैल्यू मिल जाएगी या फिर अल्फ़ाबेट में कोई वैल्यू मिल जाएगी, छोटा इस्तेमाल करके लिखने के लिए आता होगा। जब उसको डालेंगे तभी आपका फॉर्म जो है सबमिट होता है। तो ये कैप्चा क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये 2003 में विकसित किया गया था। देखिए मनुष्य को रोबोट से अलग करने के लिए, आप मनुष्य हैं इस बात को जानने के लिए कैप्चा कोड वहां पर आपसे डलाया जाता है। आप रोबोट तो नहीं है, ये बात का ध्यान रखने के कैप्चा कोड डलाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, अगर कहीं पर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। सही ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है, 2.5 किलो का मतलब हुआ 5/2, 5/2 किलो सब्जी का रेट जो है 120 रुपये है। तो सबसे पहले हम लोग 1 रुपये का निकाल लेते हैं, मतलब 1 केजी का निकाल लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौको 20, तो 24 दूना 48, मतलब कि 1 केजी का रेट जो होगा वो 48 रुपये है। और आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य, मतलब 3/4 का मूल्य आपसे पूछ रहा है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 × 36, तो ये 36 बनेगा। 3/4 का मूल्य जो होगा वो 36 रुपये का। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ उद्यान दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से स्थान को अद्वितीय पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है 1985 में विरासत स्थल के तौर पर किसे घोषित किया गया था। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। आपको मालूम है ये कहाँ पर है? असम में। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि मानस कहाँ पर है, तो ये असम में है। 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 2 कोष्टक में समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरण का आपको मल्टीपल करना है और इसका हल निकालना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका देखिए इन दोनों पदों में पहले गुणा करिए, फिर इसका दोनों पदों में गुणा करिए, फिर इसको आपको जोड़ लेना है। तो क्या बनेगा 6x² - 3y² - 7xy, ये बनेगा समीकरण। और इसको आप ढूंढिए कहाँ पर लिखा गया है, तो सी वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान जो है अधिकतम है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, देखिए
यहाँ पर देखिए तो 0.5 लिखा है तो सही लिखा है। इसको आप हल करेंगे 1/0.5 को ऊपर नीचे क्या करिए 10 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर तो 10 बन जाएगा, नीचे बनेगा 5 और 5 दूना 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 और 5 दूना 10, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो अधिकतम वैल्यू किसकी है? बी वाले ऑप्शन की, जिसकी वैल्यू बनी है 2। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल और एम एक काम को 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल और एम की क्षमता निकाल लेते हैं। ये 30 दिन में करता है और ये 90 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 90। इसकी क्षमता आएगी, एल की क्षमता आएगी एक दिन काम करने की 30 3 90 और एम की आएगी एक क्षमता आएगी। टोटल कार्य जो है उसका एलसीएम में टोटल कार्य होता है, 90 टोटल कार्य है और एल की क्षमता 3 है, एम की क्षमता 1 है। जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर के 4 काम करेंगे और टोटल काम 90 है तो 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो 45/2, 45/2 मतलब कि 22.5। तो किस ऑप्शन में आप 22.5 लिखा है? डी वाले ऑप्शन में लिखा है, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए आपको इस समीकरण को हल करना है। चलिए आप लोग हल करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को हल करिएगा। अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे, फिर 3 का मल्टीपल बाहर से करिए, 6 का मल्टीपल करेंगे। सिंपल तरीके से अगर आप गुणा भाग जानते हैं तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 109/20। इसको आपको स्वयं करना होगा, यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और इस तरह क्वेश्चन तो आपको करने ही आने चाहिए अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो माइनस और प्लस का ध्यान रखिएगा, बाकी उत्तर आपके पास सबसे पहले आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं? देखिए वैसे काफ़ी लोगों ने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं, लेकिन आपसे सिर्फ पूछ रहा है विश्व कप T20 क्रिकेट में। तो T20 की बात करेंगे तो युवराज सिंह ने मारे हैं। ठीक है, किसके खिलाफ मारे थे? इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में मारे थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा कि किस बॉलर की गेंद में मारे थे। आप लोग क्रिकेट काफ़ी देखते हैं तो बताइए किस बॉलर की गेंद में 6 गेंदों पे 6 छक्के 2007 में युवराज सिंह ने मारे थे। हर्षद इसका नाम आया है, इन्होंने वनडे में 6 गेंदों में 6 छक्के मारे हैं। तो आपसे T20 पूछा था तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको आकृति कुछ दे रखी है। ये 3 आपको समांतर रेखाएं दिख रही होंगी, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक्स वाई जेड जो है ये समांतर रेखाएं हैं। तो इसको आप लोग पढ़िए, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टी जो है सभी के छेदकों का एक आड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से सूची के कोण की मान जो है या नाप जो है समान है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखिए 2 3 5 दिया है, 2 6 8 दिया है, 1 4 9 दिया है, 1 5 7 दिया है। तो इसमें से आपको डिसाइड करना है किन कोणों की माप जो होगी वो सेम होगी। चलिए देखिए ऑप्शन को, 1 4 9 को देखिए, सी वाला ऑप्शन देखिए, ये 1 है ये 4 है, ये दोनों संगत कोण हैं और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसके बाद 9 को देखिए, ये 9 जो है देखिए 4 और 7 जो हैं ये दोनों संगत कोण होंगे और 7 के अपोजिट में आपको 9 दिख रहा है। तो इस शीर्षमुख कोण के कारण 9 भी इक्वल हो जाएगा 7 के, और 7 जो है वो 4 के इक्वल होगा और 4 जो है 1 के इक्वल होगा। तो 1 4 9 जो हैं वो तीनों एक समान नाप के होंगे। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपसे कुछ आंकड़े आपसे पूछे हैं, जैसे इसमें आपसे माध्य पूछा है, बहुलक पूछा है, माध्यिका ही पूछा है। ये समीकरण आपको कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए, इससे आपको सारे चीजें निकल आएंगी। तो सबसे पहले हम 3 को लिखते हैं, जितनी बार भी आया है। 3 आया है 4 बार और 4 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार और 6 आया है 1 बार। तो हमने सारे को आरोही क्रम में लिख लिया है, मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया है। इसके बाद आपसे माध्य पूछा है तो सबको जोड़ लीजिए और जितनी संख्याएं उससे भाग कर दीजिए। माध्य के लिए यही होता है, सबको जोड़ेंगे तो 3 चौको 12, 12 4 16 4 20, 20 10 30 6 36, 36 बटे सब संख्याएं 9 हैं तो 9 चौको 36। तो इसका माध्य आ गया 4।
देखिए बहुलक क्या होता है, जो संख्या बार बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। तो 3 देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार 3 आया है ना, 1 2 3 4 बार 3 आया है, तो बहुलक 4 हो जाएगा। माध्यिका की बात करेंगे तो विषम पद है, तो 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से पद छोड़ दीजिए, बीच वाली माध्यिका होगी, तो बीच वाली माध्यिका होगी मतलब कि 4 इसकी माध्यिका भी होगी, तो 4 4 4, ये बहुलक 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 लिखिएगा, ठीक है। तो बहुलक 3 होगा, 3 आया ना, सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है, तो 4 3 4 किस ऑप्शन में लिखा है, 4 3 4 डी ऑप्शन में लिखा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ऑरेंज को देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑरेंज को इस प्रकार से लिखा जाता है और कस्ड को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कैसे आप इसको डिसाइड करेंगे। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सबकी वैल्यू आपको दे रखी है। जी की वैल्यू यहां से निकालिए, जी को क्या लिखा गया, जी को वी लिखा गया, तो वी से स्टार्टिंग होगी। ए को क्या लिखा जा रहा है, तीसरे नंबर पर ए है, ए को के लिखा जाएगा, तो वी के से स्टार्टिंग हो रही है। और आप ऑप्शन में जाकर के देखेंगे तो वी के से सभी ऑप्शन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद वी बी वी भी आ रहा है, तो बी वी सभी में सेम है, तो उसको हम नहीं मिलाएंगे। के भी सभी में आ रहा है, तो इसको नहीं मिलाएंगे। के बाद मिलाइए, मतलब कि कोई छठवां पद मिलाएंगे तो आपको एन मिला लीजिए। एन जो है वो एस बन रहा है, तो एस कहाँ पर बना है, लास्ट वाले ऑप्शन में बना है, तो हम डी को ऑप्शन को सही करेंगे, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन भी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को किस नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है, तो सी वाले ऑप्शन में ऐसा लिखा है, PMFBY, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आपको समानता ज्ञात करनी। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीडा नाव का ये 4 चीजें आपको दी गई हैं, इसमें जो समान बात हो उसको आपको चयन करना है। देखिए रेलवे क्या करता है, इंग्लिश के पेपर को ट्रांसलेट करके हिंदी का पेपर बनाता है, जिससे वो ढेर सारी गलती भी करता है, और हिंदी के स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत कर सकते थे। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ये सब पानी के पात्र हैं, जबकि इसको समझना चाहिए था कि ये सब पानी के ही पात्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका उपयोग जो है पानी में ही होता है। और कुछ लोग ए ऑप्शन को सही करते हैं, ये सब पानी में विहार करते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश के पेपर में पढ़ेंगे तो ये दोनों बातों को डिफर भाषा में लिखा गया। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर 3 वर्षों में इतनी हो जाता है और 5 वर्षों बाद इतना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको निकालनी है। देखिए 3 से 5 वर्षों में कितना बढ़ा, ये देखिए। इसके देखने के लिए आप 9425 में से आप 8255 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो आएगा 1170। 1170 जो आया कितने वर्षों में आया, 1170 2 वर्षों में, 3 से 5 हुआ ना, तो 2 वर्षों में आया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आएगा 585 रुपये। और आपसे कह रहा अगर आपको ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगाना है, तो सबसे पहले आप मूलधन को निकालिए। 1 वर्ष का ब्याज 585 है, 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष का होगा 1755 रुपये। और अगर आप 1755 8255 से घटा देंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। 1755 8255 से घटाइए तो मूलधन आ जाएगा 6500 रुपये। मूलधन आपको मिल गया, आपके पास दर नहीं है, समय आपको मालूम है, ब्याज आपको मालूम है। चलिए आर निकालने का प्रयास करिए। ब्याज कितना है, 585 रुपये है 1 वर्ष का। मूलधन कितना है, 6500 रुपये आपने निकाला है। आर आपको निकालना है, समय आपने 1 वर्ष का लिया, 1 वर्ष का तो ब्याज है 555, 585 बटे 100 कर दीजिए, ये दोनों जीरो चले जाएंगे, इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो आर बराबर 9% आएगा। तो कहाँ पर लिखा गया है, ए वाले ऑप्शन में ऐसी बात लिखी गई है। कि 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोड में रोजेज आर रेड को 506 लिखा जाता है, वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा जाता है, ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा जाता है। तो फ्यू किस अंक को प्रदर्शित करता है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर से आप कुछ ही बातों को जान सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए आर कॉमन है, यहाँ पर आर कॉमन है, तो यहाँ पर एक वैल्यू भी कॉमन होगी। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 जो हो गया वो आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। इसके बाद देखिए
इन दोनों में कॉमन को देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर आपको ब्लू मिल रहा है इन दोनों में कॉमन, तो एक लेटर भी कॉमन होगा। 5 को छोड़ करके और लेटर को देखिए, 5 को छोड़ेंगे तो 1 बचेगा। 1 जो होगा वो किसके लिए होगा, ब्लू के लिए होगा। तो यहाँ पर से आपको ब्लू की वैल्यू मिल गई। और देखिए रेड यहाँ पर भी आपको मिल रहा है और पहले वाले में आपको रेड मिल रहा है, तो इन दोनों में से एक और कॉमन होगा। 506 है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको 0 मिल रहा है, तो 0 जो हो गया वो रेड का हो जाएगा। लेकिन आप फ्यू का नहीं ज्ञात कर सकते कि फ्यू क्या होगा, इसलिए मालूम नहीं किया जा सकता। ये डी वाले ऑप्शन को ही आपको सही करना पड़ेगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन भी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं। देखिए सिक्के जो बनते हैं, जो मटेरियल उसमें यूज होता है, जैसे 1 रुपए का सिक्का है, उसमें मटेरियल जो यूज होगा वो 1 रुपए से कम का ही होगा। ऐसा ना हो कि मटेरियल 1 रुपए से ज़्यादा का हो, तो ये सिक्के को आप बेच जाएं बाजार में, अगर आपको 1 रुपए के सिक्कों को बेचने पर 2 रुपए मिल रहा हो, इसलिए उसकी जो धातु का रेट है उसका 1 रुपए से कम ही होता है। इसलिए सिक्को कैसे बनाया जाता है, सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका 35 नंबर का, फेरिक स्टेनलेस स्टील। कहाँ पर लिखा है, पहला वाला ऑप्शन फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, ये पहला वाला ऑप्शन है। इसी से 1 और 2 रुपए के सिक्के बनते हैं, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, IMO का विस्तारित रूप आपको बताना है। IMO, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। 1948 में बना था। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो समुद्र में कार्य होते हैं उनकी निगरानी करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा हो उसको चूज करना है आपको। तो इस प्रश्न को वैसे हटा दिया गया है, इग्नोर क्वेश्चन में आप देखेंगे, नीचे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन को कोई भी उत्तर नहीं लगाया गया है और लिख दिया गया इग्नोर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें गलती करी दी गई है। इसको बताते हैं गलती कैसे की गई है। देखिए सी से एफ हो रहा है, सी से एफ कितना बढ़ रहा है, तो सी के बाद डी आता है, ई आता है, फिर एफ आता है ना, तो 3 की बढ़ोतरी की गई इसमें। ए से डी हो रहा है 3 बढ़ा है, नेक्स्ट वाले में एफ से आई हुआ 3 बढ़ा, डी से जी हुआ 3 बढ़ा, तो ऐसे ऐसे 3 बढ़ रहा है। तो ओ के बाद देखिए, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद अगर आप देखेंगे तो आर आएगा, तीसरे में 3 बढ़ाएंगे तो आर आएगा, और एम को 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पी आएगा। तो यहाँ पर इसे लिखना चाहिए था आरपी, जहाँ पर इसने यूएस लिख दिया वहाँ पर इसे आरपी लिखना चाहिए था, और यूएस जो होता है यहाँ पर आता। तो इसने पूछने का प्रयास किया था आपसे आरपी, और ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन उसने ये पहले ही गलती यहाँ पर कर दी, इसलिए क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था। कोई भी उत्तर इसका सही उत्तर नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 72-68 का उच्चतम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसमें भी गलती की है, ये भी प्रश्न को हटा देना चाहिए था, लेकिन इसने सही किया। अगर आप लोग कंप्लेन करते हैं, ये पहले पेपर है, कंप्लेन के बाद वाला पेपर नहीं है, तो जो गलतियां हैं आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर 68 की जगह पर इसे 168 लिखना चाहिए था। 168 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ निकल कर आएगा 24। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप 68 से लगाएंगे तो 68 से तो आएगा नहीं, आएगा किससे, 168 से आएगा। एक कहीं पर भूल गया है या फिर इसकी टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो सही ऑप्शन होगा 24 इन दोनों में कॉमन होगा, 168 में और 72 में। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा और करते हैं जूम ताकि आपको दिख सके, वैसे इसने छोटा छोटा लिख रखा है। सैनिकों को एक पिरामिड की आकार में खड़ा किया जाता है, जिसके पहले पंक्ति में केवल 1 सैनिक है, अगली पंक्ति में 2 हैं, इसी तरह आपको जितनी पंक्ति होंगी उतनी सैनिक हैं। टोटल 11 पंक्तियां हैं, तो पिरामिड में कुल कितने सैनिक खड़े हैं ये आपको ज्ञात करना है। पिरामिड कैसे होता है, ऐसे पिरामिड बनता है। इस लाइन में 1 सैनिक है, दूसरी लाइन में 2 सैनिक हैं, तीसरी लाइन में 3 हैं, इसी प्रकार जो है 11 पंक्तियां हैं। ठीक है, टोटल 11 पंक्तियां हैं, तो जिस लाइन में जितने होंगे उतने आपको लिख देना, 1 2 3 4, इस प्रकार से 11 इसके पास लाइनें हैं। तो ऐसे खड़े होते चले जा रहे हैं, आपको टोटल जो है सैनिकों की संख्या निकालनी है।
तो आपको मालूम है अंतर सेम है, तो 11 प्लस 1/2 करके टोटल आप कितने नंबर हैं, 11 हैं, ऐसे कर दीजिए। तो ये बनेगा 6, 11 6 66, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। तो पिरामिड जो बनाया हमने उसमें 11 पंक्तियों में 66 खड़े होंगे सैनिक, सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज लेता है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। पिछला वाला सेट हमने आपको ढेर सारे सेट कराए, ये 14वां सेट है रेलवे एनटीपीसी का, और ग्रुप डी का मिलाकर के 14 पिछले साल के हमने आपको पेपर कराए 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन वाले। तो इसमें ये क्वेश्चन आया था पिछले वाले पेपर में, हमने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि 4% लिखा लेकिन आगे देखिए छमाही लिखा हो तो इस ब्याज को आधा कर दीजिए, 2 बनेगा, 2 बार छमाही लगेगी क्योंकि वर्ष के अंत में पूछ रहा है तो 2 छमाही बनेगी, 2 + 2 और फिर 2 का मल्टीप्लाई करिए 2/100 कर दीजिए, इतना बनेगा। अगर आप प्रभावी ब्याज दर को देखेंगे तो ये बना आपका 4 + 0.4%, ये बनेगा प्रभावी ब्याज दर। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है, पहले वाले ऑप्शन में लिखा गया है। ऐसे आपको करना है, जितना लिखा हो, मान लीजिए 8 लिखा होता 8% और छमाही पूछता तो इसका आधा कर दीजिए, 4 + 4 + 4 × 4/100, ऐसे आपको कर लेना। 16 लिखा होता तो 8 + 8 करते हैं। ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, आसानी होगी आपको सवाल को लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, tan 1125 का मान आपको निकालना है। tan 1150 इसको 360 के फॉर्मेट में करिए, कितना इसका मल्टीपल पड़ेगा 360 का, 360 मल्टीपल करेंगे 3 का प्लस 45 करिए, तब जाकर के ये 1125 बनेगा। और 360 जितने बार भी घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घूम करके ये किस कोऑर्डिनेट में गया, ये गया जाकर के आपके पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो tan 45 बनेगा। tan 45 का मान होता है 1, तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो कहां पर लिखा गया ऐसा, पहले वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के टेम्परेचर में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन, हाइपर पायरेक्सिया होता है। हाइपर पायरेक्सिया क्या क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को धूप लगने के कारण लू लग जाती है, तो लू लगने से ये टेम्परेचर जो है उसमें कमी आ जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो हैचलिंग कहा जाता है। हैचलिंग, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है, इस 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वे अंक क्या होंगे, x + y = 15 और x - y = 3। तो अंक निकालने हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 2x = 18 तो x = 9 आ जाएगा, और 9 आ गया तो एक ही ऑप्शन में 6 9 आपको दिख रहे हैं, 9 6 15 भी होगा, अंतर भी 3 है, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, जल की बूंदों से इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए इंद्रधनुष में 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। जब विज्ञान वाले चैप्टर में आपको विस्तृत पढ़ाएंगे। अभी इसका सही ऑप्शन है सी वाला, प्रकाश के प्रतिबिंबन से और अपवर्तन से। प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं होती हैं तब जाकर के जल की बूंदों से इंद्रधनुष बनता है, सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, W का अर्थ प्लस है, D का अर्थ मल्टीपल है, H का अर्थ भाग है, U का अर्थ माइनस है। तो ये समीकरण आपको हल करना है। तो जहां पर W लिखा गया है उसकी जगह पर प्लस लिख दीजिए, जहां पर आपको H लिखा गया है उसकी जगह पर भाग लिख दीजिए। इसको आप लोग हल करिएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सही ऑप्शन है सी वाला। ये तो आप एग्जाम हॉल पे भी जाके इसको लगा लेंगे, तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी ना करिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के अंक के स्थान पर कितनी बार आएगा। जैसे आप 1 से लेकर के 100 तक लिखते हैं तो आप देखेंगे, जैसे आपने लिखा 21 तो 21 लिखेंगे तो दहाई के अंक में 2 आया ना, 20 लिखेंगे तो दहाई के अंक में 2 आया ना। तो आपको बताना है 1 से 100 तक में दहाई के अंक में 2 कितनी बार आएगा। देखिए 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 तक आएगा तो कितने बार आया, लगभग 10 बार आएगा। तो सही ऑप्शन कितना होगा, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 20 को भी जोड़िएगा और 29 तक जाइएगा, इसके बाद 30 आ जाएगा। तो 10 ऐसी संख्या होंगी जहां पर 2 जो है वो दहाई के स्थान पर आएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि भरपूर का मान जो है मतलब प्रचुर होता है तो अतिशय का मतलब क्या होता है। अतिशय मतलब क्या होगा, अत्यधिक। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, अतिशय मतलब कि अत्यधिक। भरपूर मतलब प्रचुर होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए आपको एक समुच्चय दिया गया है, इसका आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप, देखिए आपको हमने पिछले वाली वीडियो में काफी विस्तृत बताया हुआ है, लेकिन फिर से आपको बताएंगे ताकि ये प्रश्न आपको तैयार हो जाए। मानक विचलन से काफी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस समुच्चय का माध्य निकाल लीजिए, माध्य मतलब कि औसत निकाल लीजिए। सबको जोड़ लीजिए सभी संख्याओं को, और बटे जितनी संख्या हो सबको जोड़ेंगे कि 90 और संख्या टोटल 9 है तो इसका माध्य आ गया 10। जब माध्य इसका 10 आ जाएगा तो आपको एक बड़ा से अंडर रूट लगाना है। ठीक है, बड़ा से अंडर रूट लगाइए और जो संख्या दी गई, जैसे 10 दिया गया है और 10 आपका माध्य है, माध्य से घटाते हुए उसका स्क्वायर करते हुए चलिए। जितनी भी संख्याएं हैं 10 से घटाइए, स्क्वायर करिए। ये हम इसको छोड़ दे रहे हैं, लास्ट वाली लेते हैं, 9 - 10 का स्क्वायर करेंगे। ये ऐसे आपको सबको इसको घटाते चलना है, स्क्वायर करते चलना है। नीचे अपान में जितनी संख्या है, टोटल 9 संख्याएं, ये फार्मूला बन गया। वैसे इस फार्मूले का नाम है सिग्मा d²/n होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए विस्तृत तौर पर यह फार्मूला को बताया है। ठीक है, माध्य निकालना सबसे जरूरी है। अब देखिए 10 - 10 करेंगे तो 0 बन जाएगा, ये 0 बना, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, ये सब 0 हो जाएंगे। एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे 11 से निकलेगा और एक 9 से निकलेगा। 4 ऊपर बचेगा और नीचे 9 है अंडर रूट में, तो 2/3 इसका उत्तर होगा। किस ऑप्शन में लिखा गया ऐसा, सी वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। आप लोग जान गए, ऐसे ही आप लोग निकालिएगा। पहले माध्य निकालिएगा, फिर बड़ा से अंडर रूट निकाल करके सभी संख्याओं को घटा करके उसका स्क्वायर करके बटे जितनी संख्या उतना आपको लिख देना है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। सोचने का प्रयास करिए, गलतियां कर देंगे आप लोग कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन यहां पर कुछ और निकल कर आएगा। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए श्रीलंका की सीमा जो है वो भारत के साथ में छूती नहीं है। स्थलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा तो छूती है। म्यांमार भारत से छूता है, बांग्लादेश छूता है स्थलीय सीमा, भूटान स्थलीय सीमा छूता है। श्रीलंका के स्थलीय सीमा भारत से नहीं छूती है, जलीय सीमा छूती है, इसलिए श्रीलंका जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही ऑप्शन होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आप लोग सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल जो है अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो इन्होंने पुनरुत्थान मतलब फिर से इसका उत्थान किया था। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, x = 2 है तो y का आपको मान निकालना है। तो इसी तरह से आप क्या करिए, x = 2 की वैल्यू जो है इसको उठा करके इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2/5 करेंगे तो y/7 बराबर 1 माइनस ये इधर पलट के जाएगा, इधर आ जाएगा 2/5। 5 में से 2 जाएंगे, 3/5 आ जाएगा। y/7 बराबर 3/5 और 7 17 के 21/5, y बराबर 21/5 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है, डी वाले ऑप्शन में लिखा गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है। जैसे ही आप लोग का फ्रिज होगा, आपने देखा होगा, आप कोई गर्म वस्तु रख दें वहां पर तो वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन गर्म वस्तु का भाप कहां पर जाती है, वाष्प जो होती है कहां जाती है, वाष्प को तरल में वाष्पीकृत करता है। और आप देखोगे फ्रिज के पीछे से पानी निकला करता है, पानी, तो वो जो वाष्प होती है उसको पानी में चेंज करके निकाल देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर मतलब कि जो फ्रिज होता है वही इस सिद्धांत पर कार्य करता है, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जो अलग जोड़ा है उसकी पहचान करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, समय लीजिए लेकिन सही करिए आप लोग। देखिए पारा जो होता है वो तरल होता है, बिल्कुल सही है। गन पाउडर ठोस होता है, ये भी सही है। हीलियम गैस होती है, ये भी सही। कपूर जो होता है वो गैस नहीं होती, कपूर ठोस होता है। जब आप उसे गर्म करेंगे तब गैस बनेगी वो, लेकिन पहले तो ठोस है ना।
तो सही ऑप्शन होगा सी वाला, डिफर है मतलब गलत लिखा गया है यहाँ पर। 55 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वो निश्चित ही काट लेते हैं, मतलब जो भौंकते मेढक हैं वो निश्चित ही काट लेंगे आपको। आगे क्या लिखा है, कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं, कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं। ये दो बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये दो बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट वाला निष्कर्ष पढ़ते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है, इस पर चर्चा करते हैं। कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं होगा, निश्चित है। देखिए कुछ मेढक भौंकते हैं, तो भौंकने वाले कैसे कुछ मेढक हो सकते हैं जिन्हें सांप पसंद नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया। कोई भी मेढक जो काट लेता है, जरूरी नहीं कि भौंके, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो मेढक भौंकते हैं वो निश्चित ही काट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया कि जो काट लेते हैं वही भौंकेंगे। अपोजिट कभी भी सही नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल सही है कह रहा है। दोनों बातें इसकी सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही तर्क संगत हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, 4, 8, 7 का चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती मतलब कि चौथा यहाँ पर क्या आएगा, तो ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। 4 अनुपात 8 लिखा गया होगा, फिर समानुपात लगाएगा होगा 7, फिर अनुपात 1 आपको ज्ञात करना। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बाह्य पदों का मल्टीपल बराबर आंतरिक पदों का मल्टीपल, तो बाह्य पदों का मल्टीपल 4x आएगा और आंतरिक पदों का आएगा 8 सते 56। काट दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को काट दीजिए, 4 से 14 चौको 56, तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। चतुर्थानुपाती कितना होगा, यहाँ पर 14 रख दें तो ये सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ये 57 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष से फिर से एक क्वेश्चन आया है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कुछ कार बसें हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर से आपको समझाएंगे। इसमें कुछ कार जो हैं वो क्या कह रहा है, बस है, ये बस हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और अन्य ट्रेन से जो कार बची अन्य वाली वो क्या है, सभी ट्रेन से हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ ट्रेन से कारें हैं, ये तो कुछ ट्रेन से कारें तो हैं ही हैं, अन्य जो हैं वो ट्रैक्स हैं, अन्य जो कारें बची ये सभी वो क्या है, ट्रैक्स हैं, TR से ट्रैक्स लिख दिया। और जो सभी ट्रैक्स हैं वो जल विहार करते हैं। चलिए इसको समझ ही लेते हैं कि सभी जो ट्रैक्स होंगे वो जल विहार करते हैं, ऐसा ये प्रश्न बनाया गया है। निष्कर्ष में देखिए वहां कम से कम एक तो बस है जो जल विहार करती है, तो जल विहार बस के बारे में नहीं लिखा गया है, तो ये गलत हो गया। आपके कथन में जो लिखा होगा उसी को आपको सही करना है। यहाँ पर लिखा गया सब ट्रैक्स जल विहार करती हैं और कम से कम एक बस कह रहा है, हमारे गोले में बस का कोई भी संबंध जो है वो ट्रैक के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया। सब ट्रैक्स कारें हैं, सब ट्रैक्स कारें कैसे हो जाएंगी, ये गलत है। सब की बात कर दिया, कुछ कहता तो सही हो जाता, लेकिन सब कहेगा तो गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ही इसके गलत हो गए। इसका देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। निष्कर्ष 1 और 2 कोई भी तर्क संगत नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अग्नाशय कहाँ का एक भाग होता है, अग्नाशय कहाँ पर होता है बताइए। तो ये पाचन तंत्र में होता है, आपको मालूम है, अग्नाशयी रस यहाँ से निकलता है, सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन है, 20% की हानि से 2400 रुपये में वस्तु को बेची जाती है, 20% का लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 2400 रुपये में बेची गई, कितना हानि हुई, 20% की हानि हुई, मतलब कि 100/80 कर दें तो इसका एक्चुअल मूल्य मालूम चल जाएगा हानि के पहले का। 20% का लाभ इसे पाना है तो 120/100 कर दीजिए, ये आ गया। अब इसे काट पीट करनी है आपको, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और बढ़ते ही 36 हो जाएगा। तो 3600 रुपये उसका विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा अगर 100 मतलब कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका आदेश किसने किया था, सही ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। उस समय बंगाल का आपको मालूम है गवर्नर था, तो उसी ने यह आदेश किया था 1905 में, सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, सही ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इजिप्ट को ये लिखा जाता है 43,561, इकोच को देखिए 49,87,42 लिखा जाता है,
तो साइको को आपको बताना है साइको क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर सारे आपको लेटर्स के उनके न्यूमेरिक वैल्यू दी गई हैं। पी को देखिए, पी को 6 लिखा जाएगा। वाई को क्या लिखा जाएगा, वाई को 5 लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको सब वैल्यू मिल जाएंगी। एस को क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो 552 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, जो कि सी ऑप्शन में हो रही है, इसलिए सी ऑप्शन को सही करिए। आगे आप लोग मिलाइए चाहे ना मिलाइए, सी ऑप्शन सही हो ही चुका है। 63 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस कब होता है, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे की खराबी में डायलिसिस किया जाता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, 3 बक्से जिसमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, जिन्हें 8625 रुपये में बेच दिया गया। यदि 15% लाभ मिला हो तो उसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अगर 15% का इसमें लाभ मिल चुका है तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो इसकी कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है पहले दोनों पदों की। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। 8625 लिखिए, इसमें 15% का लाभ आपको पहले मिल चुका है, तो 100/115 कर दीजिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 7500 रुपये। 7500 रुपये उसकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी 15% लाभ मिले बिना। जब 15% का लाभ मिला तब वो 8625 रुपये की हो गई। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक आयत का परिमाप आपको 34 सेंटीमीटर दिया गया, उसका विकर्ण 13 है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। आयत इस प्रकार से होता है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ये दोनों लंबाइयाँ सेम होती हैं। तो आयत का परिमाप आपको 34 दिया गया है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 34, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 17 आनी चाहिए। विकर्ण आपको 13 दे रखा है, तो मतलब कि ये एक क्या बनेगा, पाइथागोरस बनेगा। पाइथागोरस बनेगा तभी तो यहाँ पर कोई भी ट्रिक आपको फॉलो होगी। लंबाई और चौड़ाई का 17 बन रहा है, 13 उसका कर्ण बनेगा। 13 कर्ण कब होता है, जब एक 12 हो और एक 5 हो। लंबाई अगर हम 12 माने, 5 माने, तो 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो 12, 5, 17 होता है। तो यहाँ पर ये फॉलो कर जाएगा। अगर आपको याद होगा तभी आप ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो लंबाई को x मानेंगे तो b निकल कर आएगा 17 - x, ऐसे आपको निकालना होगा। ऐसे आपको याद होगा 5, 12, 13, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 12 पंचे 60, लंबाई हमने 12 निकाली, 5 ही निकाला चौड़ाई, तो 12 पंचे 60 सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप देख सकते हैं सही ऑप्शन है। एक पाई चार्ट आपको दिया गया है, इसको भी अध्ययन करिए आप लोग। 3 क्वेश्चन तो कम से कम इससे बनेंगे ही। चलिए, फिजिक्स है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, सोशल साइंस है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो ये सारी चीजें हैं। भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर कोड आपको ज्ञात करने। भौतिकी कहाँ है, ये 25%। तो ये पूरा गोला होता है 360 का। 360 का फिजिक्स कितना परसेंट है, तो 25 चौको 100 और 4 9 36, तो 90 डिग्री का होगा। ये सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वाले देखते हैं, इसको जूम करना पड़ेगा नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। छात्रों की कुल संख्या अगर 500 हो तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हो, उनका अनुपात अन्य विषय के छात्रों के साथ कितना % होगा। चलिए, कंप्यूटर साइंस, रसायन और भौतिकी, कंप्यूटर साइंस 15 है, रसायन शास्त्र 20 हैं और भौतिकी 25 हैं। तो 25, 15, 40, 20, 60% बन गया। अन्य छात्र जो होंगे वो 40% होंगे, ये 60 हो गए, तो अन्य 40% होंगे। रेशियो निकालना है तो 3:2 का रेशियो आएगा। तो किस ऑप्शन में लिखा है, 3/2, सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये 500 की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट निकाल दिया है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। एक क्वेश्चन और है, देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हों तो कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। कंप्यूटर साइंस कहाँ पर है, 15% लोग हैं, तो 80 का 15% कर लीजिए। 80 का 15% करेंगे तो पहले किसको एक 0 काट देते हैं। 5 3 15, 5 दूना 10, ये 4 आ जाएगा, 4 3 12, तो 12 छात्र ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर साइंस पसंद है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चनों से। ग्लासगो में 2014 वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता था।
तो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था पी कश्यप ने। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 2014 में ग्लास्गो में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता पी कश्यप ने। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय उत्पादन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, इसके बाद असम का नंबर आता है। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, असम या तो ऑप्शन में देगा कि तो पश्चिम बंगाल देगा, तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? देखिए, एक तो पहले आपको मालूम है 1991 में किया गया था, लेकिन वो तो ऑप्शन आपको दिए नहीं रखा। एक दूसरी बार भी हुआ, वो कब हुआ? 1982 में हुआ। 1982 में दिल्ली में हुआ, 1951 में भी दिल्ली में ही हुआ था एशियाई खेल। ये 9वां था, 1982 वाला 9वां एशियाई खेल था, 1982 में हुआ। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, टॉम ने कहा है जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है। मेरे नानी केवल 2 ही पुत्रियां थी, तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता होगा, ये आपको बताना है। चलिए बनाते हैं, आप लोग बनाने स्टार्ट करिए। टॉम से स्टार्टिंग करते हैं। ये टॉम हो गया। टॉम क्या कह रहा है? मेरी माता के पिता, टॉम की माता होंगी के पिता, ठीक है, तो इनके नाना लगेंगे। वैसे टॉम के माता के पिता नाना लगेंगे। नाना की दूसरी पुत्री है कौन? जेरी की चाची। तो पहली पुत्री तो उसकी माता हो गई, और एक पुत्री और होगी जो इसकी मौसी लगेगी टॉम की, और जेरी की चाची लग रही है। चाची मतलब कि इंग्लिश में इसने आंट लिख दिया है, मौसी को भी चाची कहते हैं, तो जेरी की है। जेरी जो होगा टॉम का, ये तो भाई हो गए तो बहन होगी, जेंडर डिसाइड नहीं किया है, तो इसकी ये चाची लगेंगी। और इसके पिता की 2 ही पुत्रियां हैं, मतलब दूसरी पुत्री है। और यहाँ आगे भी लिख दिया है मेरी नानी केवल 2 ही पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां, एक माता है इसकी, एक उसकी बहन होगी जो मौसी लगेगी आपको। तो जेरी की माता ये हुई बीच वाली। जेरी और टॉम की माता, दोनों की माता एक ही है। जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता होगा? तो जेरी की माता जो होंगी वो टॉम की भी माता लगेंगी, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। कहाँ पर लिखा गया है? ये चौथे ऑप्शन लिखा गया है। 73 नंबर को पढ़िएगा आप लोग। कथन कारण दिया गया है, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। कारण दिया गया है, जल के संचरण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, वर्षा का जो जल होता है, अगर हम उसे संचय कर लें कहीं पर के किसी पात्र में, अपने छत के ऊपर कर लें या तालाबों में कर लें, तो बहेगा नहीं। अगर बहेगा नहीं तो मिट्टी को बहा करके नहीं ले जाएगा, तो मिट्टी के क्षरण को हम लोग कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कथन वाली। कारण में क्या लिखा गया? जल के संचरण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल गलत है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्षा जल का संचयन, इसलिए ए सही है, आर गलत है। कहां पर ऐसा लिखा गया है? ए सही आर गलत, सी ऑप्शन में लिखा गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015। इसके पहले एनटीपीसी का पेपर आपका 2016 में हुआ था, तो इसमें आपको 2016 वाली करंट अफेयर देखने को मिलेगी। तो आपको नई वाली करंट अफेयर पढ़ के चलनी है। 1 जनवरी 2019 से लेकर के लगभग आप लोग अक्टूबर 2020 तक करंट अफेयर पढ़िएगा। इससे सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के आ जाएंगे। तो लगभग 1.5 साल पुरानी ये करंट अफेयर पूछता है रेलवे, तो यहां तक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। पर्यावरण अनुकूलन राजमार्ग के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य था। 75 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए, परास निकालने के लिए आप सबसे बड़ा पकड़िए, यहां पर से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9 है। सबसे छोटी कितनी है? सबसे छोटी यहां पर देखिए 4 दिख रही है आपको, तो 4 घटा दीजिए। 9 से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसकी रेंज जो होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। डी वाला ऑप्शन जो है यहां पर आप देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे तो उसकी आपको रेंज मालूम चले किसकी रेंज में ये आंकड़ा घूम रहा है। यही आपसे रेंज पूछी हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, मतलब नासा का फुल फॉर्म दिया गया है NASA, नासा का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा। कहां पर स्थित है? चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है आज का। सही ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, जहां पर राजधानी है अमेरिका की, वहीं पर नासा का मुख्यालय भी है। कब स्थापित किया गया था? 1958 में नासा बना था। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन।
77 नंबर क्वेश्चन है, 15 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 15 आदमी 30 दिन में करते हैं, 9 आदमी माना x दिन में करेंगे। ठीक है, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 10, 50, x बराबर 50 आ गया। 50 दिनों में 9 आदमी करेंगे तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन तो आपको सरल लगने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का नियामक प्राधिकरण कौन सा है, बताइए। जो आरबीआई है किसका नियामक प्राधिकरण है, तो ये बैंकों का बैंक है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है या बैंकों का नियामक प्राधिकरण है, तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जूम करते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 ये समांतर रेखाएं हैं, इसमें आपको दिया भी गया है नीचे की तीनों समांतर रेखाएं हैं। डीजी आपको दे रखा है, डी और जी ये 6 दे रखा है, जी एच आपको 4 दे रखा है और एफ आई आपको 8 दे रखा है, एफ आई 8 दे रखा है ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला 8 दे रखा है, तो ई एफ आपको निकालना है, ये वाला नीचे वाला एक्स से निकालना है। तो इसका फार्मूला देखिए होता है, ये समांतर रेखाएं हैं तो इसका फार्मूला लगा दीजिए, डी जी अपान डी एच बराबर ई एफ अपान एफ आई होता है, ये फार्मूला है। वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए, 6/4 बराबर ई एफ को x मान लीजिए जो निकालना है और बटे कर दीजिए एफ आई को 8, तो x बराबर आ जाएगा 8 छंग 48/4, ई एफ बराबर आ जाएगा 12। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर रेखाएं हैं तो बस सीधे से रेशियो संबंध इसका कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। 80 नंबर क्वेश्चन है, 2015 में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था, तो हमेशा ही राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस का अवसर मनाया जाता है, सरदार पटेल जी की जन्म उत्सव होता है, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, चाहे 2015 हो चाहे 16 हो। अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी हुई थी, तो इस दिन राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, मतलब भारत में व्यापक वन जो हैं वो सबसे ज्यादा किसके वन पाए जाते हैं। सही ऑप्शन होगा पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऐसे वन जो समय आने पर अपने पत्तों को गिरा देते हैं फिर से पत्तों को धारण करते हैं, ऐसे वन बहुत होते हैं भारत में, तो सबसे ज्यादा यही वन पाए जाते हैं। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। सदाबहार वन वो वन होते हैं जो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, अगर लगातार बारिश होगी तो वहाँ पर सदाबहार वन होते हैं, वो अपने पत्ते कभी जीवन में नहीं गिराते हैं। लेकिन पर्णपाती जो होते हैं हर मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए बताइए, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू स्टार का न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप रे। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी मदद से हम लोग ब्लैक होल्स का अध्ययन करते हैं, कृष्ण विवर कहिए या ब्लैक होल्स का अध्ययन करते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस की जगह पर भाग का निशान करना है और 5 की जगह पर आपको 2 का करना है। जहाँ पर 5 लिखा हो ना उसको 2 कर दीजिएगा। देखिए 50 में भी आपको करना है, 50 में 5 की जगह पर आप 2 करेंगे तो 20 बन जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे चीज़ें आप कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन का सवाल है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, प्लस को भाग कर दीजिएगा, जहाँ पर 5 वहाँ पर 2 कर दीजिएगा। नेक्स्ट वाला 84 नंबर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया 2018 का फीफा हो चुका है, कहाँ पर हुआ है, रूस में हुआ। नेक्स्ट वाला कहाँ पर होगा, कतर में होगा। कतर की राजधानी क्या है, दोहा, ये भी याद रखिएगा। 2022 में कतर में होगा, 2018 में फीफा कहाँ पर हुआ। फीफा जो है ये फुटबॉल का विश्व कप है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन, रूस में हुआ। 85 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कार ए की गति 80 किलोमीटर पर घंटा है, यदि यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। कार बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी की गति आपको निकालनी है। देखिए ए जो है 80 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल है, तो 6 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 6 घंटे में ये 8 छंग 48 मतलब 480 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, कार ए। और क्या कह रहा है, कार बी जो है वो ए से 60 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है, तो मतलब कि ये जाएगी 60 किलोमीटर कम, मतलब कि
420 किलोमीटर जाएगी। और ये क्या 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 कह रहा है कि बी की गति आपको निकालनी है, समय उतना ही आपको रखना है। तो समय अगर आपने 6 घंटे रखा तो 6 सत्ते 42 मतलब कि 70 किलोमीटर पर आवर की गति से बी जाएगी। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। कहाँ पर लिखा है? लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा है। फिर से एक कंप्रेंशन है, ये तीसरा कंप्रेंशन है, आप देख सकते हैं। इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक वृत्ताकार मार्ग में आप बैठालते चलिए बैठालते हैं। ये वृत्ताकार मार्ग है, इसमें आपको आमने सामने बैठालना है। एफ जो है, एफ के तुरंत दाएं आई है। एफ अगर यहां पर होगा उसके तुरंत दाएं आई होगा। जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ बैठा है वही एफ के तुरंत बाएं तरफ, मतलब यहां पर जो बैठा है वो एम के तुरंत दाएं पर है और एफ के बाएं पर है। अभी बताया नहीं कौन बैठा है। आर और ई के ठीक बीच में एम है। यहां पर कोई होगा, आर और ई के ठीक बीच में एम है, ठीक है। एक बचा है यहाँ पर, क्या बचा है यहाँ पर आपको? एस बचा, वो एस यहाँ पर बैठ जाएगा। या तो आर यहाँ पर होगा या तो ई यहाँ पर होगा, या तो आर यहाँ पर होगा या तो ई यहाँ पर होगा। इसने ये कहा है आर और ई के बीच में एम है, लेकिन बताया नहीं कि आर कहाँ पर है, ई कहाँ पर है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। किसके तुरंत बाएं आई है? किसके तुरंत बाएं आई है? ये देखिए आई है ना, किसके तुरंत बाएं है? तो एस के बाईं ओर है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अगर आपको कह दे कि एफ के बगल में आर है तब आप कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए। अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आगे प्रश्न आएगा तो आपको मैं ओरली समझाऊंगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि यह आपको पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है। देखिए मैंने आपको बताया था आर और ई को आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रश्न कह रहा है एफ के तुरंत बाएं, एफ के तुरंत बाएं अगर ई हो गया, यहाँ पर ई हो जाएगा तो यहाँ पर आर हो जाएगा। बीच में क्या था? इन दोनों के एम था और ये स्थान एस का था, ये था आई का। तो अगर प्रश्न कह रहा है कि इसके बगल में ई है तो यहाँ पर आर कर लीजिए। आर और आई के मध्य में एस है। आर और आई कहाँ पर लिखा गया? पहले ऑप्शन लिखा गया, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में अगर कहेगा तभी आपको मानना है, वैसे आप नहीं निकाल पाएंगे। आर किनके ठीक बीच में खड़ा है? अब आर को कैसे बता पाएंगे? आर किसके बीच में खड़ा है? आर तो दो जगह हो सकता है, जहां पर आर है वहां पर ई हो सकता है, जहां पर ई है वहां पर आर हो सकता है। तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो तो पहले वाले प्रश्न में कह दिया ना आपसे, इसमें तो कह नहीं रहा है कहां पर किसके बगल में कोई खड़ा है, तो आप इसको पता नहीं कर सकते। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। अब देखिए एक 89 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में आपसे कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? वर्ग की भुजा मालूम होना चाहिए। वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो ए स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए किस कथन की आपको आवश्यकता होगी? अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो किस कथन की आपको आवश्यकता होगी? कर्ण की लंबाई आपको दे दिया है, कर्ण की लंबाई 5√2 दे दिया। अगर 5√2 दे दिया तो ये 5 होगा, ये 5 होगा पाइथागोरस से, तो इससे आपको भुजा मिल गई। इससे आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 5×5 = 25, ठीक। दूसरे में दे रखा वर्ग का परिमाप आपको अगर 20 इकाई दे दिया जाए, वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a बराबर 20, तो a बराबर 5। अगर a बराबर 5 तो वर्ग का क्षेत्रफल 25, इससे भी निकल आया 25। एक भुजा की लंबाई 5 इकाई दे रखी है, 5 इकाई दे रखी, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 5×5 = 25। मतलब अगर आपको कोई एक कथन भी दे दिया जाए तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तीनों से मैंने आपको समझाया, आप तीनों से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3 कथनों में से कोई एक भी कथन पर्याप्त है अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन है, NFC किस पर आधारित है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? ये 90 क्वेश्चन है आज का हमारा। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। दो डिवाइसों के मध्य में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो ये NFC का प्रयोग करते हैं। कम दूरी के उच्च आवृत्ति के वायरलेस संचार के लिए हम लोग इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ये 4 आपको कथन दिए गए हैं, चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य है। चारों का आपको पढ़ना अच्छे से।
पानी के बारे में कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि H2O आपका होता है, तो H2O क्या है, मिश्रण है कि यौगिक है? तो सही बात है। देखिए जो भी आपका फार्मूला होता है वो सारे के सारे आपके कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। तो पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। क्या है, मिश्रण नहीं है, यौगिक है। सही ऑप्शन होगा सी वाला। एक निश्चित अनुपात में जो मिलाए जाएं उसे कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण। बताइए अलग किसको करेंगे आप? गति क्या होती है? गति जो होती है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय क्या होता है? गति होती है। और त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण होती है। तो यहां पर देखिए 3 ऑप्शन में समय की मांग बहुत ज्यादा है। गति में समय की आवश्यकता है, समय में समय तो है ही है, त्वरण में भी समय होता है, लेकिन द्रव्यमान में समय नहीं होता है। द्रव्यमान का कोई फार्मूला नहीं होता है। द्रव्यमान होता है मास, और मास में समय नहीं आता है, इसलिए संबंधित नहीं है। सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? काफी ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में भारत और रूस ने मिलकर के 2014 में, याद रखिएगा 2014 में 1000 मेगावाट के विद्युत उत्पादन के लिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया था। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, अव्यवस्थित अक्षरों को आपको पुनर्व्यवस्थित करना है और पुनर्व्यवस्थित करने के बाद अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनाना है, और सार्थक जब शब्द बन जाए तो उसमें से जो भिन्न हो उसका आपको चयन करना है। काफी टफ क्वेश्चन होता है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सरल हो सकता है, लेकिन जब आपसे बन जाए, बनाइए इसको आप लोग। देखिए ए क्या बनेगा? ए बनेगा हर्ट, HEART, हर्ट बनेगा। हर्ट मतलब हृदय। ये बनेगा रिवर, RIVER, रिवर बनेगा व्यवस्थित करने पर। ये बनेगा किडनी, KIDNEY, किडनी बनेगा। और ये बनेगा लंग, LUNG, लंग बनेगा। तो लंग, हार्ट और किडनी ये शरीर के पार्ट होते हैं, जबकि रिवर जो है ये अलग है, तो बी वाला अलग हो जाएगा। अगर लीवर लिखता तो ये चारों हो जाते, लेकिन इसको अलग करना ही था, इसलिए इसने रिवर लिखा। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। थोड़ा समय लगता है, एग्जाम में आप इसे छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपको समय उचित लगे। समय हो तो लगाने का प्रयास करिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक समूह में 8 बच्चे, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट है, मतलब एक दर्जन पेंसिल हैं आपके पास में। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए 8 बच्चे हैं और आपको क्या करना है, मतलब कि 1 दर्जन पेंसिल हैं आपके पास, 12 पेंसिलें हैं, मतलब आपके पास कितनी पेंसिल होनी चाहिए, कि आप न्यूनतम पैकेट आपके पास कितने होने चाहिए ताकि आप बच्चों में बराबर बांट सकें। तो 8-12 का एलसीएम ले लीजिए, 8-12 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो आपके पास 24 पेंसिलें होनी चाहिए। तो 24 पेंसिलों में कितने पैकेट बनेंगे? 12-12 के 2 पैकेट बनेंगे। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। अगर इसके पास 24 पेंसिलें होंगी तो 8 त्रिक 24, 3-3 पेंसिल अगर सबको बांट देंगे तो सबको समान संख्या में पेंसिल मिलेंगी। तो 8-12 का एलसीएम 24 आएगा और 24 में 2 पैकेट पेंसिल बनेगी। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 96 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ, गले का जो कंठ होता है उसको क्या कहा जाता है, जहां से हमारी आवाज निकल रही है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर 1250 रुपये में बेच दिया, तो उसका क्रय मूल्य आपको निकालना। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन को हमने रोक लिया है। 97 नंबर क्वेश्चन को आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना होगा। यहाँ पर देखिए 25% के लाभ पर 1250 में बेच दिए, तो एक्चुअल मूल्य जो होगा वो 1250 मल्टीप्लाई 100/125 करने पर आपको इसका मूल्य निकलेगा, और ये जाएगा 10 बार में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। 1000 की वस्तु होगी, 25% के लाभ पर उसे 1250 में बेचेगा, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए किसी कोड भाषा में डायनासोर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो फ्लेमिंगो कैसे लिखेंगे? चलिए डिसाइड करिए, समय लीजिए आप लोग, कैसे आप इसे कर रहे हैं, ये भी आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डी से एल में
डी से एल में 8 की बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान से देखिएगा, आई से पी में 7 की बढ़ोतरी हो रही है। 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चल रही सीरीज। पहले 8 बढ़ आए, फिर 7 बढ़ आए। एन से टी में 6 बढ़ेगा, ओ से टी में 5 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहा है। तो आपको भी ऐसे बढ़ाना है। पहले एफ से आप 8 आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एन आएगा। एल से आप 7 आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? एस आएगा। एन एस के 2 ऑप्शन है। ए को अगर आप 6 से आगे बढ़ाएंगे, ए का नंबर होता है 1, और 6 बढ़ाएंगे आगे तो बनेगा 7, और 7 होता है जी का नंबर, तो एन एस जी आएगा किस ऑप्शन में? लास्ट वाले ऑप्शन में। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। तो 8 7 6 5 से सीरीज आगे बढ़ रही है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधा भाई का महल। ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा इससे समूह संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन कम से कम आप लोग करने का प्रयास करिए। 100 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है। इसमें से 3 जो हैं आप देखेंगे किसी एक राजा ने बनवाए हैं, और इसमें से एक जो है उस राजा ने नहीं बनवाए हैं, तो उसको आप लोग समूह से संबंधित नहीं होगा वो। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, निवेथा ने एल्बम की ओर इशारा करते हुए कहा, संगीता की पुत्री मेरी चाची के भाई की पत्नी है और मेरी दादी के केवल 2 ही बच्चे हैं, तो निवेथा का संगीता से क्या रिश्ता होगा? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसलिए रोका हुआ था क्योंकि इसके ऑप्शन में मुझे गलती लग रही थी। इसके ऑप्शन में आप इसको अगर देखेंगे तो आप इसको पता नहीं कर सकते। लगा कर एक बार आप लोग प्रयास करिएगा, उसका आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जेंडर क्या है। ठीक है, निवेथा का आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और ना इसमें इसने बता रखा है, तो आप इसका पता नहीं लगा सकते। ये ऑप्शन को टिक करना चाहिए था, लेकिन इसने जो ऑप्शन को लगाया है वो सी ऑप्शन बहन को लगाया है, तो इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ था। प्रयास करिएगा, बहन का रिश्ता भी नहीं आएगा, आएगा तो नाती या नातिन का रिश्ता आएगा। एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ा गया है। लगा करके उत्तर को बताइएगा, जैसे भी आपका उत्तर आए। अगर बहन आता है तो उसे भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि निवेथा का यहाँ पर जेंडर इसने डिसाइड नहीं किया। 100 नंबर हमने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर आकर के देख लीजिए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन मुझको बढ़िया लगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। बीच बीच में मैंने कुछ आपसे प्रश्न पूछे थे, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि उप प्रधानमंत्री के लिए किस आर्टिकल में चर्चा की गई है। जिन भी मित्रों को आता हो बताने का प्रयास करिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो बताइए अगर आपको आता हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए? अगर आप CBT 1 की बात करें तो अगर आप 65 से 70 के बीच में इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, करंट अफेयर को छोड़ करके अगर आप 60-65 भी कर लेते हैं तो आप CBT 1 को क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन CBT 1 से आपको CBT 2 की तैयारी करनी, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कम से कम 70 आपको करना है, क्योंकि आप अगर इसमें आप 60-65 कर रहे हैं तो इसका मतलब आप CBT 2 के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि आप CBT 1 की तैयारी आप 60-65 के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप 2-4 महीने में और कितनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहले से आपको 60 से 80, 70 से 80 के बीच में तैयारी करनी होगी, ताकि आपको CBT 2 में ज़्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग बताइएगा इन सारे क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछे हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ही पूछा था कि भारत की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 3-4 प्रश्न है। अगर जिन लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा होगा, देखिए समय हम आपके पास उतना देते हैं जितना आपके पास ज़रूरत है समय के लिए। प्रश्न में ज़्यादा समय अगर आपको लेना है तो वीडियो को आप पॉज करके आराम से समय लेकर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन वाले सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं आप 10th लेवल के बाद की करते हैं। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी लेवल 10th है, और 10th में आपको गुणा भाग आना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको स्पीड में करना होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर 1.5 घंटे का समय मिलता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, गलत भी नहीं करना आपको। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, और 28 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जल्दी आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो डेट बिल्कुल निश्चित हो चुकी है। आशा करते हैं कि डेट आगे बढ़े ना, वैसे बढ़ेगी नहीं। 15 तारीख से आपके एग्जाम जो है मिनिस्ट्रियल एस्ट्रोडेट करेक्टली की स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ पर से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो माहौल आपके एग्जाम का बन जाएगा। बाकी कोरोना वायरस तो चल ही रहा है,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले हमने आपको 13 सेट कराए हुए हैं, जिसे भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा अगर आपको आते हैं क्वेश्चन।